आज के समय में खेती की जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है किसान भाई, और कम ज़मीन में हमें अधिक उत्पादन प्राप्त करके हमें अपने परिवार की आजीविका भी चलानी है और अपने परिवार के खर्चे भी चलाने हैं। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे उन्नत खेती ब्रोकली की कैसे कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रोकली की उन्नत खेती के बारे में बताने वाले हैं साथियों। और ब्रोकली की खेती हम कौन से महीने में करें, तो सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में हमें रोपाई कर देनी चाहिए ब्रोकली की अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। साथियों, ब्रोकली में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन सी हमें खाद दवाइयों का स्प्रे कितनी मात्रा में और कब करना चाहिए, कौन सी किस्मों का हम चुनाव करें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, मुनाफा अच्छा कैसे प्राप्त करें, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो यदि हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, यदि हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो अनुकूल समय की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर सर्दियों के लिए अनुकूल होता है। और यदि हम किसान भाइयों बरसात की खेती कर रहे हैं तो जुलाई से अगस्त इसके लिए अनुकूल समय माना जाता है। मौसम जलवायु शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और ठंडे नम अर्ध जलवायु की आवश्यकता होती है ब्रोकली की खेती के लिए किसान भाइयों। और इसके लिए तापमान की बात करें तो अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और यदि किसान भाइयों 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तब तक चल जाएगा। इससे ऊपर तापमान यदि जाता है तो जो हमारी ब्रोकली की फसल है उसका उत्पादन कम होने लगता है और अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है। यदि तापमान अधिक है तो हम लो टनल का उपयोग कर सकते हैं और धूप से बचाने के लिए शेड नेट हाउस पॉली हाउस का उपयोग कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती करते समय भूमि की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए किसान भाइयों। मिट्टी का चुनाव बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है और पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए किसान भाइयों। यदि इस पीएच वैल्यू पर हम ब्रोकली की खेती करेंगे तो हमारा अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 से 2 जुताइयाँ करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लें। खेत की साफ़ सफाई अच्छी तरह से रखें, क्योंकि साफ़ सफाई अच्छी होगी तो बीमारियों का जो प्रकोप है वो कम देखने को मिलेगा और कीड़ों का जो प्रकोप है वो कम देखने को मिलेगा। इसलिए खेत की अच्छी तरह साफ़ सफाई रखें। साथियों, ब्रोकली की खेती करते समय हमें कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, तो हमारे क्षेत्र और जलवायु मौसम के आधार पर जो अच्छा उत्पादन देती है, अच्छा ग्रोथ करती है, उन्हीं किस्मों का हमें चुनाव करना चाहिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में कौन सी किस्म अच्छा उत्पादन दे रही है उसको यदि हम चुनेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो ब्रोकली की खेती है वो भी अच्छी प्राप्त होगी। साथियों, ब्रोकली की किस्में हैं उन्नतशील नामधारी सीड्स की NS 1250 ब्रोकली, सकाटा की साकी F1, क्लाउज की फैंटेसी F1, सिंजेंटा की बेस्टी हाइब्रिड और सिंजेंटा की मोनोपोली ब्रोकली। इन किस्मों का आप चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि इन किस्मों का आप चुनाव करते हैं तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो उसे 110 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और 17 से 18 हज़ार पौधे हमें 1 एकड़ में लगाने पड़ते हैं किसान भाइयों। हैं ब्रोकली की नर्सरी तैयार कैसे करनी है, तो किसान भाइयों सबसे पहले नर्सरी तैयार करने के लिए आप कोकोपीट और पोर्ट्रेज का उपयोग कीजिए। पोर्ट्रेज में एक एक दाने सिंगल दानों की बुआई करें और बुआई करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पौधे हैं वो हेल्दी और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए जो फंगस जनित बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए हमें कोई भी अच्छी कंपनी का नॉर्मल रेंज वाला फंजीसाइड स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाएं किसान भाइयों। और खेत की तैयारी करते समय हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। बेड की चौड़ाई 2 फीट रखनी है, बेड की दूरी 2 से 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1.5 से
आधा से 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस दूरी पर और इस साइज में हम बेड तैयार करेंगे तो जो हमारी ब्रोकली की फसल है वो लगाने में अच्छा होगा। मल्चिंग पेपर की बात करें तो मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन की और ड्रिप 16 mm की इन लाइन ड्रिप का उपयोग करना चाहिए। बेसल डोज की बात करें किसान भाइयों तो बेसल डोज के रूप में आप कौन कौन सी खादों का उपयोग कर सकते हैं तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली, NPK 12 32 16 75 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार 5 किलोग्राम, सरसों की खली 2 से 3 क्विंटल मिला सकते हैं। रीजेंट दानेदार मिलाने से जो वाइट ग्रब है और दीमक की समस्या है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सरसों की खली हम जैविक के रूप में उपयोग कर सकते हैं 2 से 3 क्विंटल किसान भाइयों। यदि हमारे पास गोबर की खाद है तो और सस्ते में उपलब्ध है तो 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद हम डाल सकते हैं। किसान भाइयों ये तो हो गई बेसल डोज की बात। अब हम बात करेंगे कि ब्रोकली की खेती में और कौन सी विधि है जिसको अपनाकर हम फसल को हरा भरा रख सकते हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बेसल डोज के बाद जो अगली मुख्य बात है वो है कि ब्रोकली की खेती करते समय हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखेंगे तो हमारी फसल अच्छा मुनाफा देगी। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट, बेड में 2 लाइन पर पौधरोपण करें और पौधरोपण करने के बाद किसान भाइयों सिंचाई ज़रूर करना चाहिए और शाम के समय पौधरोपण हमें करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की। तो ड्रिप इरिगेशन से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और फ्लड इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। और स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से हमारी जो समय और पानी की बचत है वो भी होती है और ड्रिप से भी सिंचाई करेंगे तो 90% तक पानी की बचत हमारी हो जाती है किसान भाइयों। हमारी ब्रोकली की फसल यदि अच्छी है, उसमें खरपतवारों की समस्या आ रही है तो हमें मैनुअली हाथ से निराई गुड़ाई करना चाहिए और पावर बीडर आता है उससे हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इससे जो हमारी खेत की मिट्टी है वो भी भुरभुरी होती है जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। और ये डोरा टेक्निक होती है एक, उससे भी हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों क्योंकि रासायनिक दवाइयों का उपयोग करेंगे तो वो हमारे वातावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी के लिए हानिकारक है। मिट्टी की जो हमारी क्वालिटी है वो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसलिए रासायनिक दवाइयों का उपयोग हमें कम करना चाहिए, खादों का उपयोग कम करना चाहिए और मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं। मृदा परीक्षण करने के बाद ही हमें फसलों को लगाना चाहिए क्योंकि उससे सॉइल प्रोफाइल पता चल जाती है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों कीड़ों की और बीमारियों की। तो कौन कौन से कीड़े लगते हैं तो सेमी लूपर है, एफिड एसिड, वाइट फ्लाई, वाइट ग्रब और इसमें फंगस जनित बीमारियां हैं वो लगती हैं, जैसे आपकी डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है और बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है। इन बीमारियों को हम यदि कंट्रोल करेंगे, इंसेक्टों को कंट्रोल करेंगे तो क्या डालें? एफिड एसिड सफ़ेद मक्खी और DBM के लिए सिंजेंटा की एक तारा 10 ग्राम, एसीटोमाप्रिड 20%, SP 8 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। यदि डायमंड बैक मॉथ है और इन सभी के लिए चिपको आती है, सिलिकॉन चिपको, वो मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए। डैम्पिंग ऑफ आर्द्रगलन, झुलसा और लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू की यदि समस्या है तो रोको फंजीसाइड 40 ग्राम और सिंजेंटा ब्लू कॉपर 40 ग्राम हमें 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। सेमिलूपर, DBM, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली के स्प्रे के लिए अदामा की बैराजाइड 40 ml और सिंजेंटा की एम्प्लीगो 10 ml किसी एक को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हम कीटों की जो समस्या है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में कीटों की समस्या है तो ही उपयोग करना। फसल की बढ़वार के लिए रैपिग्रो 30 ml, कृषि रसायन पोषक सुपर 25 ml, सिंजेंटा की क्वांटिस 30 से 40 ml, इनमें से कोई एक 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। यदि हम इनका स्प्रे करेंगे तो जो हमारी फसल की बढ़वार है वो अच्छी देखने को मिलेगी, ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और हमारी जो फसल है वो हरी भरी रहेगी, जिससे हमारे उत्पादन पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन अपने आप हमारा अच्छा प्राप्त होगा।
किसान भाइयों, अब हमने बात कर ली कीटों को कैसे नियंत्रित करेंगे, बेसल डोज कैसे डालेंगे, बेड कैसे तैयार करेंगे, किस्मों का कौन सा चुनाव करेंगे, कौन सी किस्में बेहतर हैं, इन सभी की बात हमने कर ली। इसके साथ हम एक जानकारी आपको और बताना चाहेंगे कि जो हमारी ब्रोकली की फसल है उसमें विटामिन ए की मात्रा 130 गुना अधिक फूलगोभी से और 22 गुना अधिक कैबेज पत्ता गोभी से होती है किसान भाइयों। तो ब्रोकली की खेती न्यूट्रिशियस पर्पज से भी अच्छी है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि यदि हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो हम जो फर्टिलाइज़र हैं वो कब और कौन से देने चाहिए। तो फर्स्ट खाद 25 से 30वें दिन यूरिया 35 किलोग्राम, बायोजाइम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर हमें सिंचाई कर देना चाहिए। ये तो हो गई फर्स्ट खाद में। इनका यदि हम पूर्ति करेंगे तो जो हमारी फसल है वो हरी भरी रहेगी, क्योंकि यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है और उसकी जो वृद्धि है वो अच्छी होगी। साथियों, सेकंड खाद की बात करें तो 45 से 55 दिन में देना चाहिए। यूरिया उर्वरक खाद 40 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर हमें सिंचाई करना चाहिए। ये हो गई साथियों फर्स्ट और सेकंड खाद की बात। अब हम एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जो ब्रोकली है उसकी एक बहुत अच्छी किस्म है पालम समृद्धि। ये किस्म सब ट्रॉपिकल के लिए अच्छी मानी जाती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। निंदाई गुड़ाई हमें हाथों से ही करना चाहिए। साथियों, ब्रोकली की फसल की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो 80 से 85 दिन में 2.5 से 3 माह में तैयार हो जाती है। इसकी लाइफ साइकिल 2.5 से 3 महीने की होती है। इतने में हमें उत्पादन मिल जाता है, कम ड्यूरेशन की फसल होती है और अच्छा बढ़िया मुनाफा हमें मिल जाता है। तो इसलिए ब्रोकली की खेती करके अच्छा मुनाफा हम ले सकते हैं। इसके बाद बाज़ार भाव की बात करें तो 15 से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें इसका बाज़ार भाव देखने को मिलता है और प्रथम तुड़ाई 60 से 65 दिन में हम कर सकते हैं। लागत 28 से 30 हज़ार रुपये आती है किसान भाइयों, और कोई ज़्यादा लागत नहीं है। 28 से 30 हज़ार रुपये, इतनी कम लागत में हम इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो कम दिनों में अच्छा मुनाफा देकर हमें जाती है। अब साथियों, हम शुद्ध मुनाफे की बात करें तो यदि ब्रोकली की खेती हम कर रहे हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो 100 से 130 क्विंटल के आसपास देखने को मिलता है और हमारा जो मुनाफा है वो औसतन यदि हम देखें तो मुनाफा हमें 2 से 3 लाख रुपए एक एकड़ से मिल जाता है साथियों, और इतना मुनाफा हमें एक एकड़ में कम समय में प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, ब्रोकली की खेती की संपूर्ण जानकारी हमने आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताई है। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो प्राप्त होती रहें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में